एक्चुअली बैल का चिन्ह हम शुरू से क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी मूल सभ्यता जो है वो श्रम की पूजक है। जी जी श्रम जी। पूजक सभ्यता, और बैल जो होता है वो श्रम 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 का प्रतीक है। हाँ हाँ तो हाँ। इस तरीके से जब भी इसका आए, मतलब ये है कि श्रमण संस्कृति पहले थी जो है, हाँ, वो श्रमण संस्कृति का और प्रतीक। इसके बाद ये वैदिक संस्कृति आई। वैदिक संस्कृति ने उन्होंने थोपा हमारे ऊपर। जी जी ये इन्होंने क्या किया, हमारी संस्कृति को पूरा पलटा। जी हम लोग मातृ प्रधान समाज वाले थे, जी 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 इन्होंने इसको पितृ प्रधान जी किया, जी जी है ना। हम बैल पूजक थे, उन्होंने हमसे गाय की पूजा करवाई, जी जी है ना। तो जी ये हमारी संस्कृति को पलटे, जी जी तभी तो इन्होंने हमको गुलाम बनाया। जी युद्ध किया इन्होंने, जी और साम दाम दंड भेद, जी, ये जी। चार नीति अपना के। हमारे लोग तो सीधे साधे थे, ये लोग चतुर थे, छल करने के लिए किए थे। और छत्तीसगढ़ी में एक ठो वो भी है ना, इसमें एक गाना भी है छत्तीसगढ़ी में, ये जे राजा बलि लगा छले बर आए तिरलोकी। तिरलोकी कौन? विष्णु। अच्छा। वामन अवतार धर के आया, इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है ना, वामन अवतार धर के पकड़ के आया और उसने छल किया, 3 वचन मांगे, दे दिया उन्होंने। और दंड नीति से फिर कहा मध्य भारत में कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको लागू करो। तो नहीं, अब उसमें क्या हुआ, विरोध हुआ। जिन लोगों ने तलवार उठा के विरोध किया वो आजकल के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अच्छा। आज भी वो तलवार उठा के विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने ये सोचा कि हम तो हार गए हैं युद्ध और अपनी संस्कृति को बचाना है और हम यहाँ नहीं रह सकते, और जाके जंगल कंदराओं में छुप गए, वो आदिवासी लोग हैं जी। और जिन लोगों ने ये इनकी गुलामी स्वीकार की, हम कहाँ जाएंगे भाई, हमारा तो सब कुछ यही है, ज़मीन यही है, जायदाद यही है, यहीं पर खेती किसानी करते हैं, तो वो ओबीसी के लोग हैं। आज भी मानसिक गुलामी उनकी है, जी 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 है ना। तो ये 3 मानसिकता के लोग उन्होंने पकड़े। और आज भी देखिए, आप देखेंगे कि प्रकृति के सबसे नज़दीक आदिवासी है जी। अब मैं इसलिए आदिवासियों को वहाँ का वाराणसी का मानता हूँ, को शंकर पूजक है जी 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 है। जी। आज भी छत्तीसगढ़ के गांव में गौरी गौरा वो होता है, पूजन होता है। पूजन होता है, उनका विवाह मनाते हैं। नमस्कार, मैं वीरेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं सुकृति इंडिया। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। मित्रों, मनुवादी समाज अपने आप को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बनाए रखने के लिए लगातार काम करता है, लेकिन बहुजन समाज अपने इतिहास और वर्तमान के प्रति जागरूक नहीं होने की वजह से हर क्षेत्र में पिछड़ जाता है। इसलिए आज हम बहुजन समाज के इतिहास और वर्तमान पर एक नज़र डालने वाले हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज वैदिक काल से मूल रूप से जातियों और वर्गों में बटा हुआ समाज है। आधुनिक भारत में इसे अगड़ी और पिछड़ी जातियां कहते हैं। पिछड़ी जातियों में मुख्य रूप से 3 वर्ग आते हैं: अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग। इनमें से सबसे ज्यादा जनसंख्या पिछड़े वर्ग की है। यह वर्ग भारतीय समाज की दशा और दिशा बदल सकता है, लेकिन धार्मिक गुलामी की वजह से आज यह समाज पिछलग्गू बना हुआ है। इस समाज में ज्योतिबा फूले और पेरियार जैसे महान समाज सुधारक आए और उन्होंने बहुजन समाज को इस धार्मिक गुलामी का एहसास कराया। अपने समय में बड़े बड़े आंदोलन चलाए। उत्तर प्रदेश में रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद और बीपी मंडल ने भी अर्जक संघ के माध्यम से आंदोलन चलाए, लेकिन आज उसका प्रभाव बहुत कम लोगों के बीच में है। और ऐसे समय में इस पिछड़े समाज में बुद्धिजीवी लोगों की भूमिका और बढ़ जाती है। इनमें से गिने चुने बुद्धिजीवी लोगों ने उस आंदोलन को अभी भी जीवित रखा है। इन्हीं बुद्धिजीवी लोगों में से एक बुद्धिजीवी विष्णु बघेल जी हैं, जो पेशे से सफल चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती समय से लेकर आज तक अपना फर्ज और जीवन संघर्ष जारी रखा है। ऐसे जीवंत और संघर्षशील व्यक्ति से आज हम बात करने जा रहे हैं। आपका सुकृति इंडिया में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद वीरेंद्र जी, और सभी दर्शकों को मेरा जय संविधान, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम। सबसे पहला सवाल ये है कि हमारे देश के संक्षिप्त इतिहास के बारे में अगर 5 मिनट में बताना चाहेंगे तो आप
कैसे बताएंगे? तो सिंधु घाटी की सभ्यता यहाँ की सबसे पुरानी सभ्यता है जी। और लगभग 3000 BC से, जी। बिफोर क्राइस्ट, जी। 3000 साल पहले से वो विकसित है और वो एक बौद्ध सभ्यता है। मोटा मोटा 5000 साल की। हाँ, मोटा मोटा 5000 साल अपन ले सकते हैं। जी। और सिंधु घाटी की सभ्यता जो है वो हमारे भारत के मूल निवासियों की सभ्यता रिप्रेजेंट करती है। हम तो यहाँ के भौगोलिक उसको समझें। जी। भारत जो है पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जुड़ा हुआ था, जी। वहाँ से टूट करके जो है जी। वो टकराया एशिया से, जी। और एशिया से टकराने के कारण जो सबसे बड़ा पर्वत दिखता है उत्तर में हमारे को पूर्व तक, जी। वो हिमालय दिखता है। टकराहट का जो वो है दुनिया का सबसे ऊंचा उसने वो दिया एवरेस्ट। तो उस दृष्टि देखें तो वो बहुत सुरक्षित था। और चूंकि पुराने समय में वायु मार्ग और जल मार्ग विकसित नहीं थे, तो जो जितने भी आक्रांता आए वो थल मार्ग से आए और अफगानिस्तान से होकर खैबर दर्रा से अब भारत में प्रवेश किए। और उनमें से सबसे पहले थे आर्य। जी। आर्य सबसे पहले आए। जी। जी। अब हम लोगों को जब शुरू में बचपन में स्कूल में पढ़ते थे तो पढ़ाया, ये जैसे ईसा से 1500 साल पहले बताया जाता, तो आर्य क्या उसी समय आए? हाँ, लगभग वही। जी। हालांकि उनके जो कबीले वाले थे ये, और वो बेचेस में आए, माने एक टुकड़े टुकड़े में आए। टुकड़े में आए। जी, जी। और चूंकि ये ओल्गा नदी के आसपास से आए, यूरेशियन हैं, और इन्होंने मतलब इनके पास वहाँ पर बहुत ठंड पड़ता था, आज भी पड़ता है। तो वहाँ पर इनके पास खेती किसानी नहीं था। ये अच्छा। भेड़ बकरी चराना, हाँ, घोड़े पालना, ये करना, ये सभी काम किया करते थे। तो वो जब ग्रीन पॉस्चर की तलाश में, हरी धरती की तलाश में वो अफगानिस्तान होके, खैबर होके वो भारत में आए। हाँ सर, इसमें एक बात छूट रही है। हाँ। कि सिंधु घाटी में जो सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था कैसी थी पहले जो है? सिंधु घाटी सभ्यता तो बौद्ध सभ्यता थी। वो पूरे गणों का राज्य था। अब आपको बहुत बड़ा स्तूप भी मिलता है वहाँ पे। जी। जी। स्तूप मिलता है। हाँ, तो मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में। तो वो सब जो है वो बौद्ध सभ्यता की ओर इंगित करता है। और है वो, उसको भले नकारने, शहरी सभ्यता थी वो। हाँ, एक शहरी सभ्यता थी, वेल ऑर्गेनाइज सभ्यता थी। जी। वहाँ पर पानी के लिए विशेष वो था, नहाने के लिए स्नानागार बने हुए थे, माने कॉमन स्नानागार। बहुत विकसित सभ्यता थी। बहुत विकसित सभ्यता थी। जी। जी। है ना? उसके बाद आर्य आ गए। तो आर्य आए, और आप देखेंगे सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई तो वहाँ पे कोई दरवाजा नहीं मिला। जी। 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 तो लोग इतने मतलब ये थे, मतलब ईमानदार लोग थे कि दरवाजे की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। जी। 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 तो और हमको बचपन में याद है, गांव में ये जब लोग खेत जाते थे काम करने, तो एक फैरका होता था, उसमें ताला वाला नहीं लगता था, केवल ऐसा उसको लगा देते थे ताकि जानवर अंदर जाके, है ना, भोजन को न मत खा जाए। तो वो सिंधु घाटी की सभ्यता की थी। और आज क्या स्थिति है, आप ताला लगा के जाओगे भी तो भी चोरी हो जाती है। जी। जी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जब 1500 साल पहले खैबर दर्रा से होके सिंधु घाटी की सभ्यता में आए, तो उन्होंने देखा, रही इतनी विकसित सभ्यता, और सिंधु घाटी के दोआब में उनको चारा मिल गया अपने जानवरों के लिए। और यहाँ सिंधु, हमारे पूरे भारत में, ना केवल सिंधु घाटी में, ये घोड़ा नहीं देखे थे। अच्छा। आर्यों ने घोड़ा लाया जी। और बड़ा तेजी से दौड़ता था। तो ये एक आश्चर्य क्या था, हमारा तो हाथी है, अरे भारत का वो जानवर, प्रतीक चिन्ह हाथी है। तो ये एक अजूबा था यहाँ के सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग। ये आए, वो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो सील वगैरह मिली उसमें भी हाथी का सिंबल चिन्ह है, बैल का चिन्ह है ना। तो ये सब एक्चुअली बैल का चिन्ह हम शुरू से क्यों लगाते हैं, क्योंकि हमारी मूल सभ्यता जो है वो श्रम की पूजक है। जी। जी। श्रम पूजक सभ्यता, और बैल जो होता है वो श्रम का प्रतीक है। हाँ। तो इस तरीके से जब ये इसका मतलब ये है कि श्रमण संस्कृति पहले थी जो है। हाँ, वो श्रमण संस्कृति का, और इसके बाद ये वैदिक संस्कृति आई। वैदिक संस्कृति उन्होंने थोपा हमारे ऊपर। जी। जी। ये इन्होंने क्या किया, हमारी संस्कृति को पूरा पलटा। जी। हम लोग मातृ प्रधान समाज वाले थे। जी। जी। इन्होंने इसको पितृ प्रधान किया। जी। जी। है ना, हम बैल पूजक थे, उन्होंने हमसे गाय की पूजा करवाई। जी। जी। है ना, तो ये हमारी संस्कृति को पलटे। जी। जी।
तभी तो इन्होंने हमको गुलाम बनाया, युद्ध किया इन्होंने। जी और साम दाम दंड भेद, जी, ये जी। 4 नीति अपना के, हमारे लोग तो सीधे साधे थे। एक उसमें इंद्रजाल भी जोड़ देते हैं आजकल। हाँ, इंद्रजाल भी है। और मतलब छल कपट से इन्होंने हमारे ऊपर राज शुरू किया। जी जी सारे सिंधु घाटी की सभ्यता को मतलब तहस नहस करने में इनका पूरा हाथ है। जी। और उसके बाद जो हुआ, हाँ। ये आगे बढ़े, हम्म, आगे बढ़े और इन्होंने प्रथम जो मूल निवासी राजा थे, कौन थे प्रथम राजा? ये जिनको पाताल लोक का राजा बना दिए, बलि राजा। बलि राजा। हम्म। उनको राजा बलि को इन्होंने शाम नीति, शाम माने छल, जी जी सामने। छल। और कैसा छल कि 3 वचन उनसे मांग लिया। जी जी जी। ये छल किया उसने। उसने सोचा भाई खाना बदोश लोग हैं, हम्म। है ना, तो इनके पास खाने पीने तो का- ईमानदार लोग थे जो। हाँ, वो तो ईमानदार थे, तो आर्य लोग खाना बदोश थे ना। जी जी जी। उनको लगा कि भाई खाना बदोश हैं, इनको क्या चाहिए, रोटी कपड़ा और मकान, 3 चीज मांगेंगे, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन ये लोग चतुर थे, छल करने के लिए किए थे। और छत्तीसगढ़ी में एक तो वो भी है ना, इसमें एक गाना भी है छत्तीसगढ़ी में, ये जो राजा बलि लगा छले बर आए तिरलोकी। तिरलोकी कौन? विष्णु। अच्छा। वामन अवतार धर के आया, इन्हीं के ग्रंथों में लिखा है ना, वामन अवतार धर के आया, पकड़ के आया और उसने छल किया, 3 वचन मांगे, दे दिया उन्होंने। तो पहले में तो उन्होंने मांग लिया राजगद्दी। अरे उसको लगा अरे ये क्या मांग रहे हैं इन लोग, अच्छा दिया, हम तो वचन हार गए। आज भी हमारे लोग वचन हार जाते हैं तो पूरा करते हैं उसको। तो दूसरे में कहा कि राजगद्दी के बाद में आप हमको आप जो है अपना वो दे दो, शिक्षा दे दो। अरे तो बड़ी चीज मांग ली इसने, तो बोले तो दिए, हम तो 3 हार गए। अंत में सम्मान मांगा जी। कि आत्मसम्मान भी समर्पित कर दो हमारे ऊपर। किन्ने? आर्य ने मूल निवासी राजा बलि से। तो बलि ने कहा नहीं, मेरे जीते जी तो आप नहीं ये कर सकते। तो उनकी हत्या की गई, उनकी हत्या की गई। और ये किस्सा कहानी गढ़ने में तो बहुत माहिर लोग हैं, आर्य ब्राह्मण लोग। इन्होंने किस्सा कहानी गढ़ दिया कि हमने उनको पाताल लोक का राजा बना दिया। किसको? राजा बलि को। जी जी। तो इस तरीके से छल नीति से इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में कब्जा कर लिया। जी, इस तरह से मतलब मूल निवासियों के अंदर गुलामी आ गई, आनी शुरू हुई। वो तो शुरुआत थी। फिर दाम नीति से मध्य भारत में आए, वाराणसी में आए, शंकर भगवान सदाशिव शंकर, उसको उन्होंने दाम नीति से। कैसे दाम नीति से? शाम से बलि को, दाम से शंकर को। कैसे दाम नीति से? उनकी सती, उनकी बीवी पार्वती, वो आर्य कन्या है। अच्छा। वो दान दी, उन्होंने वो दिया, दान दिया। वो जानते थे कि शिव से तो लड़ नहीं सकेंगे, ये इतने जन जन के प्रिय हैं कि इसको हरा ही नहीं सकते। तो ये कन्यादान भी वहीं से शुरू हुआ है? वहीं से शुरू हुआ जी। तो ये दान किया इन्होंने। और क्या कहा? पार्वती को सिखा पढ़ा के भेजा आर्यों ने कि भाई तुम जाना और उसको सुबह से धतुरा भांग पिला के सुला देना, और सारा राज तुम करना, बाकी सब हम देख लेंगे। तो उन्होंने फिर राज जो है, कोई भी आए मिलने शिव से, उसको ये पिला देती थी, भांग धतुरा सुला देती थी। और उससे क्या हुआ कि सारा राजपाट पार्वती देखने लगी, जी। आर्यों के हाथ में आ गया। अब उन्होंने कत्लेआम शुरू किया शिव के शिव के सारे लोगों का, अपने लोगों का। कहते हैं ना, शिव ने है ना विष पिया, तो अपने लोगों को अपने सामने में कटते हुए देखना, है ना। तो इस तरह से दाम नीति करके इन्होंने मध्य भारत को कब्जे में कर लिया। और दंड नीति से फिर कहा मध्य भारत में कि हमारी जो वर्ण व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है, उसको लागू करो। तो नहीं, अब उसमें क्या हुआ? विरोध हुआ। जिन लोगों ने तलवार उठा के विरोध किया वो आजकल के शेड्यूल कास्ट के लोग हैं। अच्छा। आज भी वो तलवार उठा के विरोध करते हैं। और जिन लोगों ने ये सोचा कि हम तो हार गए हैं युद्ध और अपनी संस्कृति को बचाना है और हम यहाँ नहीं रह सकते, और जाके जंगल कंदराओं में छुप गए, वो आदिवासी लोग हैं जी। और जिन लोगों ने ये इनकी गुलामी स्वीकार की, हम कहाँ जाएंगे भाई, हमारा तो सब कुछ यही है, जमीन यही है, जायदाद यही है, यहीं पर खेती किसानी करते हैं। तो वो ओबीसी के लोग हैं, आज भी मानसिक गुलामी उनकी है। जी जी जी। है ना। तो ये 3 मानसिकता के लोग उन्होंने पकड़े। और आज भी देखिए, आप देखेंगे कि प्रकृति के सबसे नज़दीक आदिवासी है जी। अब मैं इसलिए आदिवासियों को वहाँ का वाराणसी का मानता हूँ, को शंकर पूजक है। जी जी जी। है आज भी छत्तीसगढ़ के गांव में गौरी गौरा वो होता है, पूजन होता है, पूजन होता है, उनका विवाह मनाते हैं। तो ये दाम नीति से इन्होंने, दंड नीति से फिर वर्ण व्यवस्था थोप दिया। तो वर्ण व्यवस्था में जो है,
अपने अपने लोगों को आर्यों ने तो 4 वर्ण में रख लिया, 3 में, सॉरी 3 में रख लिया, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, जी जी है ना जी। और मूल निवासियों को उन्होंने शूद्र कहा। लेकिन जो लोग जाके छुप गए कंदराव में वो तो बाहर थे वर्ण व्यवस्था हाँ, के। वर्ण व्यवस्था से बाहर। बाहर थे। और जिन लोगों ने नहीं माना शेड्यूल कास्ट उनको बाहर ही कर दिया समाज में। कहीं भी जाकर देखिए इनका ईस्ट में रहता है, इनका जो कुनबा रहता है जी जी जी, गांव के शेड्यूल बाहर, कास्ट जी, एकदम बाहर बहिष्कृत। जी जी। इनको कोई किसी घर में चले जाते थे तो हमें अच्छा तरह याद है बचपन में, अच्छा। जब कोई शेड्यूल कास्ट का आदमी आता था हमारे घर में तो बेचारा बाहर गेट के पास बैठ जाता था वहीं पे, और पानी वानी देना है तो उसको अलग गिलास में देते थे। ठीक ठीक। तो ये व्यवस्था उनके समय की है, उन्होंने ये व्यवस्था दी, भेदभाव वाली व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था इन्होंने दी। तो इस तरह से ये इस हमारा तरीके से साम दाम दंड और भेद, भेद नीति से अंतिम अनार्य राजा रावण को इन्होंने हराया। रावण भी हमारा पूर्वज है जी और रावण कोई नहीं, मौर्य काल के 10 राजा हैं, जी जी है ना, 10 राजा हैं। बृहद्रथ से लेकर के सम्राट अशोक बीच में आ जाते हैं। बृहद्रथ से लेकर के वो उनके माने पूर्वज कहाँ से शुरू हुआ था ये? चंद्रगुप्त से। चंद्रगुप्त मौर्य से शुरू हुआ और बृहद्रथ तक आप गिनेंगे तो 10 पीढ़ी है। 10 पीढ़ी है। और इसलिए रावण के 10 सिर बताया जाता हाँ, इसीलिए रावण के 10 सिर। मैं तो चैलेंज करता हूँ लोगों को कि आप 10 सिर का आदमी जीता जाता ले आइए, मैं आपको 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। अब आपके चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि ऐसा कोई व्यक्ति मेरे सामने प्रस्तुत कर दे तो मैं उसको 10 करोड़ रुपए इनाम दूंगा। तो ये कौन है? ये आर्यों ने जब अंतिम अनार्य राजा बृहद्रथ की हत्या की और दंड भेद नीति से बृहद्रथ को मारा और अंत में सारे उसमें जो है साम दाम मध्य सारे भारत आर्य भारत में जम्बूद्वीप, जम्बूद्वीप क्यों कहते थे? कि सम्राट अशोक के समय में भारत बृहद भारत था, उससे बड़ा, हाँ उससे बड़ा भारत कभी नहीं हुआ। तो उसको जम्बू वो एक हाथी की तरह दिखता था। अफगानिस्तान म्यांमार तक, म्यांमार तक ऐसे ऐसे, और इधर श्रीलंका तक, इधर श्रीलंका अफगानिस्तान से। तो वो मतलब फिर उसके बाद फिर इन्होंने अपना कब्जा जमा लिया। और पिछले मतलब समझ जाइए पुष्यमित्र शुंग के समय से बृहद्रथ की हत्या की उसने जी, और उसने बौद्ध धर्म को, बौद्धों को इस देश से हटाया जी। उसका पहला वो था फरमान कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु का पाटलिपुत्र के गद्दी में जब बैठा हत्या करके तो उसने पहला फरमान जारी किया कि जो भी एक बौद्ध भिक्षु सर लाएगा उसको मैं 10 सोने की मोहरें इनाम में दूंगा। तो क्या हाल हुआ होगा आप सोचिए। जी जी, इस तरह से पूरा बौद्ध धर्म समाप्त हो गया। समाप्त धीरे धीरे हुआ। उसके बाद आदि शंकराचार्य ने किया 8वीं सदी में। हाँ, 7वीं 8वीं सदी में। जी जी, आदि शंकराचार्य ने भी ट्रावणकोर के राजा के सेना को लेके चले और जहाँ जहाँ बौद्ध थे उस मठों को, इवन इसको कहना चाहिए बद्रीनाथ भी तो हमारा है ना, तो वहाँ भी कब्जा किया उन्होंने। और नहीं माने वहाँ पर वो सैनिक लेके चलते थे, हत्या करवाते थे, बलवा करते थे जैसे आज कर रहे हैं, है ना। वो हिंसा करते थे, हिंसा से कब्जा करते थे। तो ये धीरे धीरे करके ये हुआ। और बाबा साहब इस बात को बहुत अच्छी तरह लिखे हैं, रिजोल्यूशन वर्सेस काउंटर रिवॉल्यूशन, हाँ क्रांति और प्रतिक्रांति उन्होंने लिखा। तो इसी पर लिखा कि कैसे हमारे परिवर्तन के चक्र को उन लोग रोकते हैं। और आज तक इनका ये देखिए कि 2200 साल से 185 BC में पुष्यमित्र शुंग पाटलिपुत्र की गद्दी में बैठा और आज हम लोग 2024 में हैं। आज तक इन्होंने यथास्थिति मेंटेन करके रखा है। जी जी जी, परिवर्तन होने नहीं दिया। बिल्कुल यथास्थितिवादी बने हुए हैं और उसको मेंटेन कर रहे हैं। जी जी जी, अभी भी जो जद्दोजहद चल रहा है वो क्या है? जी, यथास्थिति मेंटेन करने के लिए। जी जी, तो मोटा मोटा ये इतिहास रहा है, ये इतिहास रहा है। ठीक है सर। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने समझा कि ओबीसी नवजागरण के प्रमुख तत्व ब्राह्मणवाद अथवा धार्मिक सत्ता के कठोर नियंत्रण से छुटकारा, व्यक्तित्व की पहचान, मोक्ष की धारणाओं से मुक्त होकर भौतिक संसार के महत्व की समझ, वैज्ञानिक दृष्टि, सचेत रूप से समाज सुधार के प्रयास, तर्क बुद्धिवाद, निरंतर प्रगति का सिद्धांत और नए श्रम मूल्यों की स्थापना इसलिए जरूरी है ताकि समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, दकियानुसी मान्यताओं और रूढ़ियों को उखाड़ फेंक सकें
और समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का राज स्थापित कर सके। इसके विपरीत अगड़ी जातियों के जातिवादी लोग अतार्किक बुद्धिवाद खड़ा करते हैं। भारत की आम जनता को वे एक अवैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। वे स्थापित करते हैं कि प्रत्येक कार्य के पीछे ईश्वर है और इसी ईश्वर का हवाला देकर वे पूरे दलित पिछड़े समाज को धार्मिक सत्ता के कठोर नियंत्रण में बांध देते हैं और अपनी राजनीतिक सत्ता स्थापित कर बहुजन समाज के लोगों पर शासन करते हैं, अन्याय और अत्याचार करते हैं और सारी जिंदगी गुलाम बनाकर रखते हैं। बुद्ध ने कहा है कि मेरी बात पर सिर्फ इसलिए विश्वास मत करो कि ऐसा बुद्ध ने कहा है, और कोई कुछ भी कहे उसे अपने तर्क पर कसो और जो सही लगता है उसको स्वीकारो। आप देख रहे थे सुकृति इंडिया यूट्यूब चैनल। मित्रों, अंत में आप सभी से निवेदन है कि अभी हमारा देश मनुवाद की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। वही मनु जिसकी किताब को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया था, तब मनुवादियों ने कहा था कि मनुस्मृति को कोई नहीं जला सकता क्योंकि ये हमारे दिल में है। और आज जो संविधान को बदलने की आवाजें जो सुनाई दे रही है, नए कानून जो बदल रहे हैं, इससे बहुजन समाज कमजोर होगा और इसलिए बहुजन विमर्श को आगे बढ़ाना बहुत जरूरी है। आप सभी से निवेदन है कि इस विमर्श को आगे बढ़ाने वाले जितने भी चैनल हैं उनको प्रोत्साहित कीजिए, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिए और कराइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।